समय विपक्ष अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। विपक्ष होने के मैदान पर कब्जा हो चुका है। विपक्ष होने के विकल्पों को समाप्त किया जा रहा है। विपक्ष बचा रहेगा तो सरकार की मेहरबानी से वह जितना चाहेगी उतना ही बचा रहेगा। विपक्षी दल पूरी मीडिया के सामने किसी पुरानी और बेकार इमारत की तरह तोड़े जा रहे हैं। तृणमूल का तोड़ा जाना साधारण घटना नहीं, तृणमूल से पहले और भी दलों को इसी तरह तोड़ा गया। बीजेपी के साथ जो दल हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। याद कीजिए, रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया गया या टूट गई। चिराग पासवान को छोड़कर एलजेपी के कई सांसद एनडीए का हिस्सा बन गए। चिराग पासवान को घर से भी निकाल दिया गया। उनकी पार्टी को तोड़ देने के बाद भी चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते रहे। शायद उन्हें पता होगा कि अब विपक्ष बनने का विकल्प भारत की राजनीति से मिट चुका है। सियासी रूप से प्रासंगिक रहना है तो जाना उसी एनडीए में है जिसकी सरकार में उनके पिता की बनाई पार्टी को तोड़कर मंत्री बन गए। खतरा जेडीयू से लेकर शिवसेना शिंदे पर भी मंडरा रहा है। केवल विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दल भी अस्तित्व के संकट से गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं। उनके बीच विपक्ष बनने की संभावना भी समाप्त की जा रही है। इस लिहाज से देखिए तो भारत की राजनीति एक ऐसे मकाम के करीब पहुंचने लगी है जहां विपक्ष नहीं बचेगा। सहयोगी दलों के भी विपक्षी दल होने की संभावना नहीं बचेगी। केंद्र की एजेंसियों के पास इतनी ताकत है और बेशर्मी है कि उनके नाम से विपक्ष रेत की तरह भरभरा कर ढह जाता है। ममता बनर्जी को पार्टी चलानी नहीं आती तो क्या शरद पवार भी अनाड़ी थे? उद्धव ठाकरे को भी पार्टी चलाने नहीं आती? राहुल गांधी को भी पार्टी चलाने नहीं आती? जो भी पार्टी तोड़ी जाती है उसी पार्टी के नेता को पार्टी चलाने नहीं आती है। यह कैसे हो रहा है? तो इस संदर्भ में इंडिया गठबंधन की बैठक होती है और राहुल गांधी उसमें भाषण दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करते समय उनका टोन क्या है? जिस समय विपक्ष के अस्तित्व को खत्म माना जा रहा है, वैसी असंभव परिस्थिति में नेता प्रतिपक्ष किस लहजे में बात कर रहे हैं? हारे हुए लग रहे हैं या जीतने की जिद पर अड़े हुए हैं? We will try to make you happy because our role is fundamentally different from yours. I do not say this with arrogance. Our role, as many of you have stated, is to unite all of you together with love and affection. एक बात हम सभी को याद रखने की जरूरत है। लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब विपक्षी दल नहीं होता है। जनता इसीलिए विपक्ष को भी चुनती है कि सरकार के सामने, उसकी मनमानियों के सामने कोई आवाज उठाए, खड़ा रहे। यानी जनता ही असली विपक्ष होती है। अगर विपक्षी दलों को इस तरह से तोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है जनता को भी ऐसे ही कुचला जाएगा। वह देखने, सोचने और बोलने के लायक नहीं बचेगी। उसकी हड्डियों में डर का भूसा भर दिया जाएगा, भरा जा चुका है। सरकार का नाम सुनते ही उसे जेल की तस्वीर दिखाई देगी या फिर पुलिस का डंडा या घर में घुसती चली आ रही ईडी की टीम। अगर विपक्ष मिट गया तो जनता का भी अस्तित्व मिटना तय है। जनता के अस्तित्व मिटने का मतलब है आप अपनी बात कहने से डरेंगे, सवाल उठाने से बचेंगे। जब आप बोल नहीं पाएंगे तो देखना भी बंद कर देंगे। किस लिए देखेंगे फिर? अखबार किस लिए पढ़ेंगे और गोदी चैनल क्यों देखेंगे? राहुल गांधी इस दौर में बचे खुचे, हारे पिटे विपक्षी दलों के बीच किस तरह बात कर रहे हैं? आलोचना कांग्रेस की होती है कि बिग ब्रदर की तरह बर्ताव करती है, तो कांग्रेस उन आलोचनाओं के बारे में उनके सामने किस तरह जवाब देती है? मैं नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने पहली बार इस तरह जवाब दिया है, क्योंकि पत्रकारों को पहली बार कहने से बचना चाहिए। राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्षी दलों की आलोचना को हंसते हुए सुनेंगे भी, खुले मन से स्वीकार भी करेंगे। What is the main issue over here? I have no interest in fighting you. I would have to be a madman to suddenly get up and say, I'm going to fight you. Because you are our allies. You are our friends. You are the people we love. Please understand, we won the last election in 2024. We did not lose the 2024 election. You asked why Nitish Ji left. It was not because of me. It was not because of the Congress party. And I will tell you that in the near future, even those few instruments that used to work will stop working. Because the BJP and the RSS are tightening their grip on the Indian state. राहुल गांधी ने जो ऑडियो जारी किया है उससे विपक्ष के बारे में उनकी सोच का पता चलता है। यह भी देखने को मिलता है कि उन्हें पता तो है कि विपक्षी दल कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं। बंगाल के चुनाव के बाद जनता विपक्ष से हताश हो चुकी है, नाराज भी है। उसे लगता है कि विपक्ष कुछ कर नहीं रहा। राहुल गांधी की बातों से इसकी झलक मिलती है, मगर वे इसे भ्रम के रूप में रेखांकित करते हैं कि विपक्ष कुछ कर नहीं रहा या केवल भ्रम है। उनका कहना है कि चुनाव पूरी तरह हाईजैक हो चुका है, इसका मतलब नहीं बचा। अगर चुनाव नहीं बचा तो कई लोग ही यह सवाल पूछते हैं, विपक्ष चुनाव क्यों लड़ता है? चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देता? चुनाव लड़कर चुनाव आयोग को मान्यता क्यों देता है? इसका भी जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। राहुल गांधी ने ठीक ठीक इसका जवाब तो नहीं दिया, मगर चुनाव की विश्वसनीयता खत्म हो जाने, न्यायपालिका से उम्मीद खत्म हो जाने की स्थिति में
संविधान के अनुसार उसके दायरे में क्या किया जाना चाहिए, इसकी बात उन्होंने ऑडियो में की है। यह राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल है। इसके 1 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके कुछ वीडियो को अच्छे व्यूज मिले हैं, बाकी को साधारण। जैसे निकोबार वाले उनके वीडियो को 1.6 मिलियन व्यूज मिले हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी विपक्ष से कहते हैं कि इस भ्रम से निकल जाइए कि आप सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंच सकते हैं। वहां भी तंत्र का कब्जा हो चुका है और विपक्ष के वीडियो को पहुंचने से रोका जा रहा है। अपने भाषण में राहुल गांधी बार बार इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहते हैं, भ्रम से बाहर निकल आइए। यह भाषण अपने लोकेशन के कारण भी काफी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच नहीं बोल रहे, बल्कि विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक में बोल रहे हैं। वे विपक्षी दलों से किस तरह बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कांग्रेस की आलोचना को लेकर किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं, उसके बारे में क्या उपाय बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा, विपक्षी दलों के बीच यह कंफ्यूजन समाप्त हो जाना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र बचा है। चुनाव 100% धांधली से बीजेपी जीत रही है। तो अब रास्ता क्या है? राहुल गांधी एक रास्ता बताते हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। The Congress Party is a resistance movement protecting the idea that all Indians are equal. We are fundamentally opposed to the vision of the RSS. We will die in the Congress Party before we stand with or compromise with the BJP or the RSS. We will have to cut off our heads to make it happen. I know lakhs and lakhs of Congress workers in this country who will say, cut off our heads, we will not bow before the RSS. राहुल गांधी ने अपनी लड़ाई का लक्ष्य और लकीर दोनों सबके सामने खींच दिया है। क्या विपक्षी दल राहुल गांधी की तरह हर दिन प्रतिरोध के लिए तैयार हैं? क्या खुद राहुल गांधी हर दिन प्रतिरोध के मोर्चे पर नजर आने वाले हैं? राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरएसएस पर भी खास तौर से कहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रतिरोध के रास्ते पर चलेंगे तो कोई शक नहीं, बीजेपी और आरएसएस के तंत्र को हरा देंगे। क्या कांग्रेस और विपक्ष के पास आरएसएस से लड़ने का साहस, धीरज का ढांचा है? लोग हैं और उन लोगों में आरएसएस को लेकर समझ है। राहुल गांधी की भाषा में आपको किसी विपक्षी दल से नाराजगी नहीं दिखेगी, ना कांग्रेस को लेकर मास्टर होने का भाव। इस भाषण से नेता प्रतिपक्ष को समझने का एक मौका मिलता है। यह जिज्ञासा हो रही है कि राहुल गांधी ने यह भाषण क्यों सार्वजनिक किया। वहां अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी का भी भाषण हुआ होगा। क्या उनके भाषण भी सार्वजनिक किए जाएंगे? राजनीति के किसी भी विद्यार्थी को यह भाषण सुनना चाहिए, चाहे वो विपक्ष का हो या बीजेपी का हो। विपक्ष के हर वोटर को तो जरूर सुनना चाहिए। मेरे हिसाब से 2029 के चुनाव के पहले राहुल गांधी का यह भाषण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अखबारों ने इस भाषण को किनारे लगा दिया। विपक्ष आपको दिखाई न सुनाई दे, इसकी कोशिश जारी रहेगी। बतौर पत्रकार हमारे लिए भी यह दिलचस्प समय है कि जब विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, हर तरह की कमजोरी उससे जोड़ी जा रही है, तब खत्म किए जाने की प्रक्रियाओं को हम देखें, उन्हें रिपोर्ट करें, उनका संकलन करें और उन हथौड़ों की पहचान करें जिनसे विपक्ष और लोकतंत्र तोड़ा जा रहा है। उन ईंटों को उठाकर देखें तो सही कि हथौड़े की एक चोट से टूटकर चूरे में कैसे बदल जाती हैं। आगे राहुल गांधी का भाषण आप सुनिए। Hello everybody. On the 8th of June, the India Alliance and its entire leadership met in Delhi. Here is the speech I gave them. I wanted you to hear it as well. Thank you. I would like to welcome all of you here today. Thank you for coming. Many years ago, I got into an argument with a very good friend of mine. I told him, what you're doing is completely unfair. And his answer to me was, the world is unfair. Get used to it. It is not my place to answer any of the things that were said here today about the Congress Party. It is my place to, like in the Shiva tradition, swallow everything. The idea of the blue-necked one, Shiva, who drinks all the poison. Whatever more you want to say, whatever criticism you have of me or of the Congress Party, we will accept it. And we will accept it happily and with a smile. We will try to make you happy because our role is fundamentally different from yours. I do not say this with arrogance. Our role, as many of you have stated, is to unite all of you together with love and affection. I have been an MP of the Congress Party since 2004 when I fought my first election. Our party is fundamentally differently organized than all other parties in India. And I say this with humility. Why? Because this party began as a resistance movement when modern India did not exist. Unlike all other parties, it was not built using the infrastructure and the protection of the Indian state. The Congress Party is a resistance movement protecting the idea that all Indians are equal. We are fundamentally opposed to the vision of the RSS. We will die in the Congress Party before we stand with or compromise with the BJP or the RSS. We will have to cut off our heads to make it happen. I know lakhs and lakhs of Congress workers in this country who will say, cut off our heads, we will not bow before the RSS. I'm sorry to say that there is confusion in this group. The confusion is that you, the SP, the TMC, the RJD believe that the political instruments you have used so far will still work. These only worked when the Indian state provided a fair field for them to operate in. That field does not exist anymore.
The BJP controls the institutions of the state. The BJP controls the legal system. The BJP controls the bureaucracy. It controls the intelligence agencies. The BJP even controls the election commission. I have many friends in the TMC. They were convinced that they were sweeping the election in Bengal. I kept telling them, you're in dreamland. I have seen what happens. I have seen it in Gujarat. I have seen it in Madhya Pradesh. I have seen it in Chhattisgarh. I have seen it in Haryana and in Maharashtra. And yet, many of you are still not convinced. The Congress party is a party of resistance. It does not require the neutrality of the Indian state to operate and survive. In fact, the more the institutions of the Indian state are throttled, the more they are captured, the more aggressively the Congress party will fight to defend the Constitution of India. All of us share the ideals of the Congress party. What are those ideals? Satya, Ahimsa, and compassion, Karuna. What is the main issue over here? I have no interest in fighting you. I would have to be a madman to suddenly get up and say, I'm going to fight you. Because you are our allies. You are our friends. You are the people we love. Please understand, we won the last election in 2024. We did not lose the 2024 election. You asked why Nitish Ji left. It was not because of me. It was not because of the Congress party. And I will tell you that in the near future, even those few instruments that used to work will stop working. Because the BJP and the RSS are tightening their grip on the Indian state. The Congress party faced this very same decision more than 100 years ago. We were a political organization before 1927. The day Gandhiji said, we want independence, we became a resistance movement. If political parties can't function, then what can? Resistance functions. Resistance works. Wherever we resist, it works. I have seen it with my own eyes. I have walked 4,000 kilometers across this country. Resistance works. You don't need political architecture. You don't need the bureaucracy. You don't need the intelligence agencies. You need the act of resistance. Meaning, I will resist. I will not allow injustice. Full stop. The end. It is a spirit. It is not an organization. It is a way of thinking. And whether we like it or not, that is where we will have to go. The mindset has to change. The mindset must now be, we will not fight each other. We will not give the press a chance to attack us. We will resist. You're thinking that the challenge is winning the next election. The next election is already won. Please understand, there is so much anger among the people of India that the next election is already over. The problem is the capture of the instruments of the Indian state by the RSS. The problem is that you will not have a free and fair election to win. And so, we have to go into the mode of resistance. Resistance is CBSC. Resistance is NEET. Resistance is going to Greater Nicobar. Resistance is the Bharat Jodo Yatra. You get up in the morning and you say, how can I resist? And you resist. That will work. I guarantee you, it will work. And from my perspective, I'm more than happy to absorb any criticism from any quarter, because for me, this is a religious duty. This is a spiritual duty. This is no longer politics. And that is why I promise you, I will bear every single humiliation that I have to bear to knit this group together and make it succeed. How to proceed is very simple. We have to get away from a certain idea. Mamta ji is not 100% sure, but she is about 90% sure that her election was stolen. Uddhav ji is 40% sure that his election was stolen. My brother Tejashwi is 40% sure. Listen, 100% the elections are being stolen. Please remove any doubt from your minds. And please understand that it takes years and years to build a social media presence. It does not happen organically in a week. I have 10 million YouTube followers, but my account is fully suppressed. So if you're under the impression that social media is fair and that the opposition is being supported by it, you're living in another reality. The entire architecture, media, social media, the legal system, bureaucracy, the intelligence agencies, all of it is aligned to keep this government in power. But this government will not survive. It will not survive because it has destroyed our democracy. It has destroyed the future of the Indian people. What is coming now, after what has happened in Iran, is uncontrollable. It is uncontrollable, and it is going to create a space for us to mobilize the masses. Also, please get rid of the notion that we are not coordinated and do not act together. These are all ideas that the BJP and their friends in the media are putting out. This is not true. I am 100% sure, and I can vouch right now for the DMK. When it comes to defending the idea of India, every single person will be in this room. We have our fights, but if you're asking me to go and hug the ex-Chief Minister of Kerala, I cannot and I will not, because I have an ongoing political fight with him. So we have to be flexible and we have to realize that there is a full-scale assault on us, trying to prove that the opposition is weak, is disorganized. Finally, I find that in our discussions, there is often a tinge of depression. People think, oh my God, how will we ever beat the BJP? Let me tell you, it is easy to beat them if we stand together and resist. In the last election, nobody,